कार आज हम गद्य भाग को लेते हैं और गद्य भाग में हम लोग नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की कहानी को लेते हैं। और ये एक इतनी महत्वपूर्ण कहानी है। ये जो नेताजी का चश्मा कहानी है, ये इस कहानी का जो शीर्षक है वो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों द्वारा देश के निर्माण में अपने तरीके से किए गए योगदान को इस कहानी के माध्यम से प्रकट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने तरीके से देश के लिए अपना योगदान देता है। आइए हम इस कहानी का पठन करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यानी यहाँ मुख्य पात्र जो है वो हालदार साहब हैं और वो कंपनी में काम करते हैं और एक कस्बे से होकर के वो गुजरते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर जिसकी छत नहीं हो और खुले में जहाँ पर जो देखा जाता है वो ओपन एयर सिनेमाघर कहते हैं उसे। और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, हालांकि वो अपने काम करते ही हैं। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये भी नगर पालिका ने काम करवाया। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। ये लेखक जो अनुमान लगाते हैं। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया, क्योंकि नगर पालिका के लोग जो हैं वो पहले समय बिता देते हैं और उसके बाद में बहुत जल्दबाजी में कार्य करते हैं। ये इसी की ओर व्यंग्य किया है कहानी में। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से खाना पूर्ति जो नगर पालिकाओं के लोग करते हैं उस पर व्यंग्य कहानी में किया गया है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट का मतलब क्या होता है कि सर से लेकर के और कमर तक की जो मूर्ति होती है वो जो फ्रेम होता है उसको बस्ट कहा है। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये 2 नारे जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के समय दिए थे भारतीय लोगों को, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, क्योंकि जो लोग देश की सेवा करते हैं उनकी मूर्ति यदि बनाती है तो उनको हम लोग क्या एक प्रकार से एक उनकी सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है, उनका बार बार हम स्मरण करते हैं। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब चूँकि वो मूर्ति आनन फानन में बनाई थी तो मूर्तिकार जो चश्मा लगाना भूल गया और पत्थर की मूर्ति लगाई होगी तो वो हट गई होगी। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी यानी आश्चर्य मुस्कान फैल गई। वह भाई ये आइडिया भी ठीक है। ये आइडिया युक्त, चूँकि ये आइडिया शब्द जो अंग्रेज़ी भाषा का है, आइडिया का मतलब विचार, तो ये विभिन्न भाषाओं के शब्द जो हिंदी में अमूमन आ ही जाया करते हैं। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा क्या था? रियल यानी वास्तविक। जीभ
कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय नहीं कहा जाना चाहिए, सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी भावना का मतलब सराहनीय काम इसलिए वो कहते हैं कि भावना को देखा जाता है, और भावना जो मूर्ति बनाने के पीछे जो है वो देशभक्ति को इंगित करती है। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो कहानीकार व्यंग्य कर रहा है कि भाई जो देशभक्ति के लिए अपनी जान लुटा देते हैं उनको लोग उतना महत्व नहीं दे पाते। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाए कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, यानी उनका आश्चर्य जो है वो और बढ़ा। उनको ताज्जुब हुआ, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, यानी उस आश्चर्य को दबाया नहीं जा सका, तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ये उसका चरित्र है। किसका? पान बेचने वाले का। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, तोंद पेट को बोलते हैं। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। चेंज का मतलब बदल देना। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो। यहाँ क्या है कि ये क्या आंचलिक शब्द है, ग्राहक को बोला है। उसने उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ग्राहक आता था तो कैप्टन जो है वो अगर नेताजी वाला चश्मा उसको पसंद आ जाता था तो वो उसे उतार देता था और उसके स्थान पर दूसरा चश्मा वो लगा देता था। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान में मुंह जो है ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी और कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया हो। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, क्योंकि भावनात्मक जुड़े हुए थे। यानी ये ठीक नहीं सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, और या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बना कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। यानी कहने का मतलब है कि इसमें व्यंग्य किया गया है यहाँ इस पद में, इस जो पैरे के अंदर, कि जो स्थानीय जो नगर पालिका है, जैसे वो अपना समय पर काम पूरा नहीं कर पाती और जैसे तैसे क्या है वो काम पूरा करवाने का प्रयास करती है, तो उसमें फिर कई कमियां जो है वो रह ही जाती है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए
पान के नीचे चुकाकर पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और फिर मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छुपवा दो उसका कहीं। मतलब ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये हमें ये संदेश दे रही हैं कि आजकल क्या हो गया है, जो लोग देशभक्ति की भावना रखते हैं उसके ऊपर लोग हंसी ठिठोली करते हैं। जो पान वाला कर रहा है, किसके ऊपर? कैप्टन के ऊपर कर रहा है। हालांकि वो कैप्टन नहीं है, लेकिन उसका नाम जो है वो कैप्टन बनाया गया है, रखा गया है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्वयं हवलदार साहब देशभक्त हैं। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता यानी खुशी भी होती कि कोई जो है नेताजी का सम्मान कर रहा है। प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों में चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसे ये एहसास हो गया कि भाई एक अच्छा देशभक्त खो दिया है। उसे बाद में जब उसकी मृत्यु होगी तब पता चलता है उसको। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पानी नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कहने का मतलब है कि अपने आप को तो क्या है, एक प्रकार से बेच डालने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने देश के लिए न्यौछावर होते हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौरा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते। हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसे ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात और उनकी आंखें भर आई हैं। हवलदार साहब भावुक इसलिए हैं कि उनको लगा कि भाई अभी भी जो देशभक्ति है वो इस देश से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी बच्चे के रूप में सरकंडे का चश्मा जो है नेताजी की आंखों के ऊपर जो है वो लगाया हुआ है।
ये कहानी जो है हमें बहुत कुछ बता देती है। ये कहानी हमें बताती है देशभक्ति की ओर, हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए। जो लोग देशभक्त हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं, उस पर भी इस कहानी में व्यंग्य किया गया है। इसके अलावा इसमें नगर पालिका के कार्यों पर भी सवाल उठाए हैं कहानीकार ने। और जैसा मैंने आपको इनके जो परिचय में बताया था कि भाई ये किस्सा गोई शैली में कहानी लिखते हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि भाई किसी जो हम सीमाएं बना करके देश बना देते हैं, उसी से देश नहीं बनता है, वहाँ के लोगों से बनता है, वहाँ के लोगों की देशभक्ति से बनता है, और वहाँ के लोगों के एक उच्च चरित्र से कोई देश बन करके तैयार होता है। तो ये कहानी हमें बताती है कि अपनी आदतों को हमें बदलना होगा, देशभक्ति की ओर हमें बढ़ना होगा। जो लोग देश के लिए प्रेरित रहते हैं, जो लोग देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। ऐसे लोगों को चौराहे पर जो उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनको याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए और उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए। हमें उस पान वाले की तरह, हालांकि पान वाले को बाद में इस बात का एहसास भी हो जाता है इस कहानी में, लेकिन हमें पान वाले की तरह देशभक्तों पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। ये कहानी जो हमें बहुत कुछ जो है वो सिखा करके जाती है। तो इसका पठन आज इस कहानी का पूरा होता है। शुक्रिया।